हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे किसी तरह डीमन जागृत को हमारे आस्था भाई ने खत्म कर दिया था और पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन मैजिक कोर्ट वाले उल्टा उतनी सारी तबाही का सारा इल्जाम आस्था पर ही डाल देते जिसने इन सबको बचाया था। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रिम वॉर के अंदर भी एक डीमन होता है इसीलिए, और ये लोग आस्था को मौत की सजा सुना देते। लेकिन ऑब्वियसली भाई ब्लैक बुल्स के रहते आस्था को थोड़ी कुछ होने वाला था एंड ये सारे लोग सही टाइम पर आकर आस्था को बचा लेते हैं। एंड तभी विज़र्ड किंग का भी एक ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है कि आस्था को थोड़ा और टाइम दिया जाएगा अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, और ब्लैक बुल्स की जिम्मेदारी होगी डीमंस के बारे में रिसर्च करने की ताकि ये लोग भी आस्था की मदद कर सके प्रूव करने के लिए कि आस्था इनोसेंट है। तो आज फिर एक नया सुहाना दिन। आस्था भाई रोज की तरह अपने कामों में लगे होते हैं, लेकिन तभी यामी सर और नेरो इसके पास आ जाते हैं। ओए गधे तैयार हो जाओ, हम लोग कैप्टन शार्लेट के पास जा रहे हैं। हाँ लेकिन क्यों यामी सर? क्योंकि वो शायद हमें डीमन और उनके कर्सेस के बारे में कुछ बता सके, क्योंकि उसके ऊपर भी एक टाइम पे बहुत भयानक कर्स था। एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो अब जाके होश में आई होती है एंड यामी सर के साथ बिताए उन सारे पलों को याद कर बहुत शर्मा रही होती है, क्योंकि तुम्हें शायद याद होगा कि ये कैप्टन यामी से बहुत प्यार करती है। लेकिन तभी इसे आवाज आती है, हाँ शार्लेट। एंड तभी यामी सर वहाँ पर आ जाते हैं एंड यामी सर को देखते ही ये पागल हो जाती है भाई एंड वहाँ से भाग जाती है। वो भी इधर उधर नहीं भागती, सीधे दूसरे शहर भाग जाती है। एंड ये अब जाके समझ जाती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको सब कुछ सच सच बताना होगा। एंड असल में इसकी स्क्वाड का सिर्फ एक ही रूल था कि कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। एंड इसके स्क्वाड के इस रूल को ये खुद कैप्टन होकर ही तोड़ रही होती है, इसलिए ये डिसाइड करती है कि अब ये इसकी सारी स्क्वाड के मेंबर्स को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये यामी सर से बहुत प्यार करती है और फिर अपनी कैप्टन वाली पोस्ट से रिजाइन कर देगी। लेकिन जैसे ही अपनी स्क्वाड की सारी मेंबर्स को सब कुछ सच सच बताती है, ये सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। एंड असल में इन सब का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था एंड ये सारी कैप्टन शार्लेट से कहती है कि वो यामी सर को सब कुछ सच सच बता दे। एंड तभी यामी सर, आस्था और नेरो वहाँ पर आ जाते हैं एंड कैप्टन शार्लेट की तो हवा टाइट हो जाती है, लेकिन ये सारी कैप्टन शार्लेट से जबरदस्ती करने लगती है यामी सर को उनकी फीलिंग्स को बताने के लिए। लेकिन तभी यामी सर कहते हैं, नहीं शार्लेट तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। जिसको सुन के शार्लेट थोड़ा डर जाती है कि यामी सर को कैसे पता है कि यामी सर से प्यार करती है। मैं जानता हूँ शार्लेट, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसीलिए तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि तुम मुझे देखते ही सीधे दूसरे शहर भाग जाओ। जिसको सुन के ये सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि यामी सर कितने बुद्धू है भाई, इनको बिल्कुल उल्टा ही लग रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बस एक मदद कर दो। इस लड़के को देख रही हो, मुझे डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं इस गधे को बचा सकूँ। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था वो भी एक डीमन का ही था ना? हाँ लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ तुम्हारी स्क्वाड में एक मेंबर है यामी जिसकी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है। अच्छा फिर ठीक है। एंड बेचारी शार्लेट आज भी यामी सर को अपनी असली फीलिंग नहीं बता पाती एंड जिसकी बात शार्लेट कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही होता है, जिसको देख के लगता भी है भाई कि इसको कर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। और हाँ अगर तुम लोगों को कर्सेस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कर्सेस का मतलब एक तरह से श्राप होता है जो कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपने मैजिक या फिर किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर डाल सकता है, जिससे दूसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या फिर उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है तब तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। मतलब एक तरह से समझ लो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है कर्स। और अगर किसी को भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स लगाना होता है तब वो किसी डीमन के साथ कुछ डील करके ही लगा सकता है। फिर हम देखते हैं यामी सर गॉर्डन के पास आ जाते हैं। तुम तो सच में बहुत डरावने हो यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। तुम आस्था गॉच वगैरह तुम्हारे घर जाओगे डीमंस के अगेंस्ट कुछ इन्फो जमा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है ना शायद। एंड गॉर्डन तुरंत ही तैयार हो जाता है क्योंकि ये भी आस्था को बचाना चाहता है। फिर ये सारे गॉर्डन के घर जाने लगते हैं जहाँ से गॉर्डन बचपन में भाग गया था, क्योंकि असल में इसकी फैमिली का बिजनेस था डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों के ऊपर कर्स लगाने का। एंड गॉर्डन ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहता था, वो दोस्त बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गया था। फिर हम देखते हैं चारों गॉर्डन के घर पर आ जाते हैं जो कि भाई कुछ ज्यादा ही डरावना होता है। एंड इसके घर से ज्यादा डरावने तो इसके घर वाले होते हैं। गॉर्डन इस घर में अपनी दादी, बहन, पापा और मम्मी के साथ रहता था, और हाँ एक कुत्ता भी जिसने आस्था भाई को पीछे से पकड़ लिया होता है। एंड फिर ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं और गॉच बस ये सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे एक जैसे दिखते हैं और कैसी अजीब सी फैमिली है भाई गॉर्डन की। खाने में पता नहीं क्या दिया हुआ है जिसमें आधे से ज्यादा चीजें तो जिंदा है। गॉच और ग्रे तो कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन आस्था भाई मस्त हमेशा की तरह फ्री का खाना ठूसने में बिजी होते हैं। ब्रेड कहाँ गया? आपने वो खा लिया दादी। एंड तभी गॉर्डन की ये बहन ग्रे को एक चीज देती है इससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उस चीज को देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं एंड सिर्फ गॉर्डन के पापा वहाँ पर रह जाते हैं। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ क्या हुआ? और खाना चाहिए? नहीं
प्लीज पापा, मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए और मेरी मदद करिए। हम यहाँ डीमन और कर्सेस के बारे में जानने आए हैं ताकि हम हमारे दोस्त आस्था को बचा सकें। ठीक है। एंड फिर गॉर्डन के पापा इन सबको अपनी लैब में लेके आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। एंड तभी ये अपने ब्लैक ऑयल मैजिक का यूज करते हैं जिससे आस्था तो एकदम डर जाता है, लेकिन असल में वो अपने इस मैजिक से बस आस्था का चेकअप कर रहे होते हैं। एंड असल में इसके पापा डरावने होते हैं और डीमन और कर्सेस के बारे में जानते और किया करते थे, लेकिन अब असल में ये एक डॉक्टर बन गए होते हैं। एंड इन्होंने कर्सेस वाला काम अब बंद कर दिया होता है, मतलब अच्छे बन गए होते हैं। एंड फिर ये इन सबको कर्सेस के बारे में बताते हैं। फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसको नोजेल, इसका बड़ा भाई, अब जाके सच्चाई बताता है कि असल में नोएल की मम्मी नोएल को जन्म देने की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि वो भी एक डीमन के कर्ज की वजह से मरी थी। लेकिन आखिर किसने दिया वो कर्ज मेरी मम्मी को? आखिर किस डीमन? चुप रहो नोएल, और अब हम इस बारे में और बात नहीं कर सकते। अगर तुम इस बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हें कोरल पिकॉक स्क्वाड के कैप्टन डॉर्थी के पास जाना होगा। एंड इसीलिए तुरंत ही नोएल कैप्टन डॉर्थी के पास आ जाती है। ओ तो तुम आ गई, मुझे नोजेल ने बताया था कि तुम आने वाली हो। प्लीज मुझे बताइए कैप्टन डॉर्थी, आखिर किस डीमन ने मेरी मम्मी को? एंड तो भी डॉर्थी तुरंत ही इसे चुप करा देती है। तुम्हें नोजेल ने बताया नहीं क्या कि हम इन चीजों के बारे में यहाँ ओवरवर्ल्ड में बात नहीं कर सकते? चलो मेरे साथ। एंड फिर डॉर्थी नोएल को अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेके आ जाती है। हाँ, अब क्योंकि हम मेरे ड्रीम वर्ल्ड में हैं, इसलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन क्यों? आखिर असली वर्ल्ड में क्यों नहीं? क्योंकि असली वर्ल्ड में अगर तुम किसी भी डीमन या उसके कर्ज के बारे में बात करती हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। इसीलिए नोजेल ने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ। नोएल, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जन्म देने की वजह से नहीं, बल्कि एक डीमन मैगी क्यूला के कर्ज की वजह से मरी थी। एंड ये नाम याद रखना भाई, मैगी क्यूला, जाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन। एंड भाई अब आगे का ब्लैक क्लोवर इतना ज्यादा कमाल होने वाला है ना कि मैं क्या बताऊं। एंड फिर हम देखते हैं डॉर्थी से कहती है, पहले बहुत कम ही लोग थे जो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ ओवरवर्ल्ड में डेविल्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास करके स्पेड किंगडम में। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जो लांग्रिस से मिलने जाता है और लांग्रिस से कहता है, आखिर क्यों भैया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इतना बुरा भला बोला, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो लांग्रिस, और क्या। लेकिन हाँ लांग्रिस, अब मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भागने नहीं वाला। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और फिर मैं बनूंगा हमारी फैमिली का अगला लीडर और मिस फिनिश से शादी करूंगा और मिस फिनिश को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। जिसको सुन के फिनिश थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन तभी लांग्रिस इससे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते भैया, मेरे साथ आओ। एंड फिर लांग्रिस फिनरल को लेके कहीं पर जाने लगता है। तुम जानना चाहते हो भैया तुम मिस फिनिश को खुश क्यों नहीं रख सकते? एंड तभी इन दोनों के सामने गोल्डन डॉन की दो बहुत सुंदर लड़कियां आ जाती है। एंड फिनरल तो अपनी आदत से मजबूर वो इन दोनों के ऊपर तुरंत ही लाइन मारने लगता है, देखो भैया इसीलिए तुम मिस फिनिश के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम जैसी किसी सुंदर लड़की को देखते हो तुम पागल हो जाते हो, फिर आखिर तुम कैसे मिस फिनिश को खुश रखोगे? हाँ। एंड फिनरल समझ जाता है कि भाई लांग्रिस सही कह रहा है, अगर वो ऐसे ही रहेगा तो फिर वो मिस फिनिश के लायक है ही नहीं। एंड फिर इधर हम देखते हैं गॉर्डन के पापा अपने मैजिक से क्लोवर किंगडम का एक बड़ा सा मैप बना देते हैं, जहाँ पे जिन जिन लोगों के ऊपर भी किसी डीमन का कर्स होता है वहाँ पे एक फ्लेम जल रही होती है, जिसमें से एक ब्लैक बुल्स के बेस पे भी चमक रही होती है हेनरी की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर भी किसी डीमन का ही कर्स होता है, जिसकी वजह से इतना बीमार रहता है और बिना लोगों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब किए बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब ये लोग थोड़ा सा क्लोवर किंगडम से बाहर जाते हैं तब इन लोगों को अचानक से एक बहुत बड़ी फ्लेम दिखती है जो हार्ट किंगडम से आ रही होती है। मतलब हार्ट किंगडम में कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स होता है। एंड आस्था समझ जाता है कि हार्ट किंगडम में भी कोई है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स है। फिर ये लोग वापस अपने बेस में आ जाते हैं और सब कुछ यामी सर को बताते हैं। यामी सर, हमें हार्ट किंगडम जाना ही होगा ताकि हम डीमन और कर्सेस के बारे में और जान सके। ठीक है, मैं जूलियस के पास जाके कुछ जुगाड़ करता हूँ। एंड फिर यामी सर अपने जुगाड़ से आस्था, नोएल, मिमोसा और फिनरल को हार्ट किंगडम में जाने की परमिशन दिला देते हैं। ओए आस्था, अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो फिनरल के साथ तुरंत वापस भागाना, ठीक है? हाँ जल्दी आना, फिर हम लड़ाई भी करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग अपने काम पे निकलो। एंड फिर वेनेसा, लक और मैग्मा अपने मिशन के लिए कहीं पर निकल जाते हैं। एंड ये चारों और नेरो हार्ट किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हम लोग देखते हैं आस्था बहुत भूखा होता है तो वो मिमोसा का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। वाह मिमोसा, तुम्हारा खाना कितना टेस्टी है, तुम सच में बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। जिसको सुन के मिमोसा बहुत शर्मा जाती है। नोएल को बहुत जलन होती है। ये लो पानी पियो। हाँ, जबरदस्ती क्यों पिला रही हो पानी मुझे? चुप रहो। एंड ये दोनों भी अभी तक की समझ चुकी होती हैं कि ये दोनों भी राइवल्स हैं। एंड फिर अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं हार्ट किंगडम, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर किंगडम होता है। एंड इस किंगडम की जो क्वीन होती है उसकी मैजिकल पावर लगभग पहले विज़र्ड किंग के बराबर होती है। एंड वो पूरे के पूरे हार्ट किंगडम के पानी को एक ही जगह से कंट्रोल करती है और सब कुछ देखती है और जानती है कि उसके पूरे किंगडम में क्या हो रहा है अपने माना जोन की मदद से। एंड इस किंगडम की क्वीन के पास भी नोएल की तरफ वाटर मैजिक होता है एंड यूनो की तरफ वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक द वाटर स्पिरिट उडीने भी। एंड तभी अचानक से इनकी बोट पर गाजा आ जाता है एंड ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा नाम है गाजा, आप सबका स्वागत है हार्ट किंगडम में। एंड इनका हार्ट किंगडम सच में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, हर तरफ बस पेड़ और पानी
जो कि खुद इस किंगडम की क्वीन कंट्रोल कर रही होती है। एंड फिर हम इनकी किंगडम की क्वीन को देखते हैं। टाइम आ गया है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। एंड तभी अचानक से आस्था एक वाटर बबल में फंस जाता है एंड उड़कर कहीं पर जाने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ करना, लेकिन ये करना हमारे लिए जरूरी है, चलो जल्दी। एंड फिनरल के मैजिक से ये लोग तुरंत ही आस्था के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन गाजा बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इन लोगों को रोक देता है। एंड इससे लड़ने के लिए नोएल अपने वाटर वैल्करी आर्मर को पहन लेती है। एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जो पता नहीं उड़कर कहां पर आ जाता है। एंड तभी इसके सामने ढेर सारे वाटर सोल्जर्स आ जाते हैं। गाजा नोएल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का यूज कर देता है, जो कि तब तक नोएल का पीछा करेगी जब तक उसे लग नहीं जाती, लेकिन फिनरल इसे बचा लेता है और मिमोसा भी नीचे से गाजा के ऊपर अटैक करने लगती है। बस बहुत हुआ, लगता है मुझे मेरी थोड़ी बहुत पावर यूज करनी पड़ेगी। एंड तभी गाजा इन तीनों के ऊपर अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल लाइटनिंग डांस का यूज कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था के सामने द वाटर स्पिरिट उडीने खड़ी होती है, जो आस्था को अपने वाटर सील मैजिक से पकड़ लेती है, जिससे आस्था छूट नहीं पा रहा होता और सांस भी नहीं ले पा रहा होता। एंड इधर हम देखते हैं गाजा का मैजिक अटैक, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, उससे फिनरल ने किसी तरह सबको बचा लिया होता है और एक टेलीपोर्टेशन को ठीक इसके पीछे खोल दिया होता है। नोएल यहाँ से गाजा के ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है। एंड इधर हम देखते हैं नेरो वहाँ आस्था के पास आ जाती है एंड आस्था को अपने सीलिंग मैजिक से अनलॉक कर देती है। एंड आस्था अपनी की से समझ जाता है कि हार्ड किंगडम की जो क्वीन है वो यहीं पर आसपास कहीं है। एंड आस्था तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म का यूज करता है और इस क्वीन के वाटर रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी ये देखता है वहाँ थ्रोन पर क्वीन नहीं बल्कि कोई पुतला बैठा होता है। एंड असली क्वीन यहाँ बगल में सो रही होती है, जो आस्था की आवाज सुनकर उठ जाती है। एंड इसका नाम होता है लोरो पेचिका, पता नहीं कैसा नाम है भाई। एंड वाटर स्पिरिट उडीने बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह इसका ख्याल रखती है। एंड फिर इधर हम गाजा को देखते हैं, जो किसी तरह अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल का यूज कर नोएल के वाटर ड्रैगन गॉड अटैक से बच गया होता है। एंड इन तीनों से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया होता है। बहुत अच्छे, इतना काफी है शायद। एंड अगले ही पल ये इन तीनों के बगल में होता है। हाँ, कितना ज्यादा फास्ट है ये। मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला था आप तीनों से लड़ने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के मैजिक स्टेजेस को पता कर सकूं। मैजिक स्टेज वो क्या होता है? फिर इधर हम इन चारों को देखते हैं। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए जिसके ऊपर किसी डेविल का बहुत बड़ा कर्ज है। जिसको सुन के उडीने एकदम शॉक्ड रह जाती है। इसे कैसे पता है? लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारे सीक्रेट को किसी क्लोवर किंगडम वाले को नहीं बता सकते। हाँ, वो मैं ही हूँ। मेरे ऊपर एक डेविल का कर्ज है जिससे मैं 1 साल में मर जाऊंगी। क्या? लोरो पेचिका, मैंने मना किया था ना इसके बारे में किसी को ना बताने से। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। एंड असल में हार्ड किंगडम की जो क्वीन थी उसी के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक कर्ज है जिससे ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया था, ताकि हम आप लोगों की मैजिक स्टेजेस पता कर सके। लोरो पेचिका के ऊपर एक डेविल मैगीक्यूला का एक कर्ज है, और अगर हमने जल्दी उसे नहीं मारा तो लोरो पेचिका 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। मैजिक स्टेजेस वो क्या होते हैं? सारे मैजिक नाइट्स की पावर को हम हार्ड किंगडम में मैजिक स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 9 वाले बहुत वीक होते हैं और ऊपर आते आते स्टेज 0 तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन। और क्योंकि हमारी लड़ाई एक डीमन से है, इसीलिए हमें खाली उन लोगों की जरूरत है जो स्टेज 1 से ऊपर हो। और हाँ, एक स्टेज और होता है जो स्टेज 0 से भी ऊपर होता है, जिसका नाम होता है आर्केन स्टेज, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके अंदर डीमंस को टक्कर देने की एबिलिटी होती है, जैसे तुम्हारे पास आस्था, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डीमन की पावर है, और मिस नेरो जिनके पास बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन सीलिंग मैजिक है, और विजर्ड किंग यामिसु के हीरो। आप सब लोग आर्केन स्टेज में आते हैं, और अगर हमें मैगीक्यूला को हराना है तो हमें बहुत सारे स्टेज 1 से लेके आर्केन स्टेज वाले मैजिक नाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, क्या हुआ? मैं मेरे पेड़ों को पानी देना भूल गई। कैसी लड़की है ये, इतनी जरूरी बात चली अभी। एंड फिर लोरो पेचिका यहीं से बैठे बैठे पूरे के पूरे हार्ड किंगडम में बारिश करवा देती है। एंड सच में इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। लोरो पेचिका, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि और लोग आ रहे तुमसे मिलने। एंड तभी ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। उडीने लोरो पेचिका को एकदम सुंदर सी क्वीन की तरह तैयार कर देती है। वाह, कितनी सुंदर है। नहीं नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो फिनरल, तुम सिर्फ अब मिस फिनिश के हो। एंड फिर ये इन सबको सारी चीजें समझाती है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि आस्था के वर्ल्ड में 4 किंगडम्स होते हैं। क्लोवर किंगडम जहाँ पे हमारे आस्था भाई रहते हैं, डायमंड किंगडम जहाँ से मार्स आया था, हार्ट किंगडम जहाँ पे अभी ये लोग हैं, और स्पेड किंगडम जिसके कुछ मैजिक नाइट्स के पास अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ गई हो, मानो वो आस्था की तरह किसी डीमन की पावर को यूज कर रहे हैं। उडीने इन सबको बताती है कि लोरो पेचिका के ऊपर जो कर्ज है उसे मैगीक्यूला ने दिया है, उसी ने जिसके कर्ज की वजह से नोएल की मम्मी खत्म हुई थी। एंड मैगीक्यूला की पावर्स को स्पेड किंगडम के कुछ मैजिशियंस यूज कर रहे हैं बाकी के किंगडम्स पर कब्जा करने के लिए। एंड तभी स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के ऊपर अटैक किया होता है, उनके किंगडम पर
कब्जा करने के लिए। एंड उन्हीं स्पेड किंगडम में से एक मैजिशियन जो मैगिक्यूला की पावर को यूज कर रहा होता है, वो इधर लक, मैग्मा और वेनेसा के सामने खड़ा होता है। ये तीनों अपने एक मिशन में डायमंड किंगडम में स्पाई करने आए होते हैं, स्पेड किंगडम के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। एंड इनके सामने जो स्पेड किंगडम का मैजिक नाइट खड़ा होता है, इसने अकेले डायमंड किंगडम के कई मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को खत्म कर दिया होता है। एंड इसका नाम होता है ज़ीनोन। एंड भाई ये नाम भी याद रखना। एंड तभी मैग्मा लक से कहता है, ओए लक, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आज हमेशा की तरह बाहर मत निकलना अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने के लिए। लेकिन तभी लक कहता है, नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है। एंड तुम समझ रहे हो भाई, मतलब लक जो सिर्फ लड़ने के लिए जीता है, वो तक डर रहा होता है ज़ीनोन की डेविल पावर्स की वजह से। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जो विज़र्ड किंग को फोन मिलाते हैं इन्हें सब कुछ बताने के लिए कि स्पेड किंगडम वाले एक डीमन मैगिक्यूला की पावर को यूज कर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया ताकि पहले तो वो उन पर कब्जा कर ले, जो कि वो थोड़े महीनों में कर लेंगे। एंड इसीलिए मैगिक्यूला ने लोरोपेचिका के ऊपर अपना कर्ज डाल दिया होता है, जिससे बिना लड़े ही लोरोपेचिका 1 साल में खत्म हो जाएगी और फिर आसानी से हार्ड किंगडम भी स्पेड किंगडम में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्लोवर किंगडम के लिए, क्योंकि फिर स्पेड किंगडम का अगला और आखिरी निशाना क्लोवर किंगडम ही होगा। एंड इसीलिए लोरोपेचिका विज़र्ड किंग से कहती है कि ये चाहती है हार्ड किंगडम और क्लोवर किंगडम साथ में मिलकर स्पेड किंगडम से लड़े और मैगिक्यूला को हराएं, जो कि ज़ाग्रेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए लोरोपेचिका क्लोवर किंगडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स जो कि स्टेज 1 से ऊपर हो, उन्हीं को भेजे हार्ड किंगडम के साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए। और ये इन सबको 6 महीनों का टाइम देती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। फिर 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स स्टेज 1 से ऊपर होंगे, वो हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम पर अटैक करेंगे और विज़र्ड किंग ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। एंड भाई तुम समझ रहे हो ना आगे के पार्ट्स कितने ज्यादा बवाल होने वाले हैं। इन लोगों की लड़ाई अब डीमन से होने जा रही है भाई, किसी इंसान या एल्फ से नहीं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को बुलाया जाता है, सबको ये बताने के लिए कि आई ऑफ द डार्क सन वाले का खतरा अब टल चुका है। सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन वहां पर खड़े होते हैं, सिवाय यामी सर और कैप्टन जैक के, जो हमेशा की तरह पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। एंड कैप्टन रिल भी यहाँ पर खड़ा होता है, जिसको लवेरिया हो गया होता है चार्मी से। चार्मी जब बड़ी हो गई थी और इसकी बैंड बजाई थी, उसी के प्यार में पूरा खोया हुआ रहता है अब हमेशा। एंड क्योंकि विज़र्ड किंग अपने बच्चे वाले रूप में बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए डॉक्टर रोमन विज़र्ड किंग के कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। एंड तभी कैप्टन विलियम सबको बताते हैं कि आई ऑफ द डार्क सन वाले अब खत्म हो चुके हैं और उनका क्लोवर किंगडम अब सेफ है। एंड तभी किंग मोमो वहां पर आ जाते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, क्योंकि विज़र्ड किंग तो दे नहीं सकते थे हमेशा की तरह, इसीलिए किंग मोमो आए होते हैं यहाँ पर अपनी स्पीच देने के लिए, जिसको कोई भी नहीं सुनना चाहता था। एंड ये बेचारे अपनी स्पीच दे ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर यामी सर और कैप्टन जैक आ जाते हैं, जो हमेशा की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भिखारी, भूलो मत तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो यामी। एंड अब जाके इन दोनों को याद आता है कि इन लोगों को यहाँ पे इन सारे कैप्टन के साथ होना था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? हाँ किंग मोमो प्लीज अपनी दया दिखाइए और इन दोनों को माफ कर दीजिए। किंग मोमो अब यहाँ से जा रहे हैं, सब लोग ताली बजाइए। एंड फिर किंग मोमो वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ मीटिंग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे ये चारों भी होते हैं। इसको क्या हो गया, कहाँ पे खोया हुआ है ये? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, पॉटी लगी है क्या? नहीं पागल हो क्या? एंड तभी विज़र्ड किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, डामा नीटो भी आ जाता है, जिसको देखकर आस्था थोड़ा डर जाता है। एंड फिर विज़र्ड किंग इन सारे कैप्टन को स्पेड किंगडम और मैगिक्यूला डीमन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके स्क्वाड मेंबर्स को 6 महीने में हार्ड ट्रेनिंग देके स्टेज 1 से ऊपर पहुंचाने की, ताकि वो लोग हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोक सकें। और क्योंकि आस्था की बहुत जरूरत पड़ेगी डेमन मैगिक्यूला से लड़ने में और उसे हराने में, इसलिए विज़र्ड किंग डामानीटो से आस्था के लिए 6 महीनों का टाइम और मांगते हैं, जिसे ऑब्वियसली डामानीटो मना नहीं कर पाता। एंड फिर विज़र्ड किंग पर्पल ऑर्का के प्रीवियस कैप्टन ऑस्कर को भी एक और मौका दे देते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी काफी यूजफुल होगी स्पेड किंगडम के खिलाफ। और फिर विज़र्ड किंग इन सबसे कहते हैं, और हाँ क्योंकि क्लोवर किंगडम को वापस बनाने में हमारे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन की सैलरी को आधी कर देंगे, जिससे इन लोगों को तो कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो मेरे ऊपर कितना उधार है। माफ करना यामी, लेकिन वोटिंग पहले ही हो चुकी है। एंड फिर रात में ये दोनों कैप्टन विलियम्स को पकड़ लेते हैं इनके साथ जुआ खेलने के लिए, ताकि ये दोनों अपनी बाकी की सैलरी इससे वसूल कर सके, क्योंकि इन्हें लगा था ये लोग आसानी से कैप्टन विलियम्स को तो हरा ही देंगे, लेकिन ये दोनों बेचारे अपने सारे कपड़े तक हार जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग वापस से ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं। लक की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो अभी भी ज़ीनोन की उतनी ज्यादा डरावनी डीमन एनर्जी को भूल नहीं पाया होता। लेकिन तभी यामी सर इन सबसे कहते हैं, ध्यान से सुनो तुम सब के पास 6 महीने हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए, अगर तुम लोग क्लोवर किंगडम की तरफ से हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को हराना चाहते हो। और हाँ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, ताकि हम आज तक और अपने क्लोवर किंगडम को बचा सकें। और याद रखना, इस बार हमारे ऊपर जो खतरा है वो पिछले खतरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए फिर से टाइम आ गया है गधों, अपनी लिमिट्स को
सरपास करने का। एंड ये सारे लोग तैयार होते हैं 6 महीने में हद से ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। एंड 6 महीने बाद इन सब में से जितने भी लोग स्टेज 1 के ऊपर होंगे वो लड़ेंगे जाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से बस एक होगी मैगीक्यूला। एंड मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई, आगे के पार्ट सब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, सीजन 1 से भी ज्यादा खतरनाक। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना अपने एनिमेटेड भाई के लिए, ठीक है। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग में से कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई तुमने तो कहा था 30 मिनट की वीडियो होगी। सॉरी भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं किस तरह से टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। एंड ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स हैं, अगर तुमको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप खरीद सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।